नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज क्लिप डॉट। आपको पता है हमारी सीरीज है गांव गली, जिसके अंतर्गत किसी ग्राम पंचायत में हम जाते हैं और वहां के प्रधान, मौजूदा प्रधान या प्रधान प्रतिनिधि से हम बात करते हैं और गांव के कुछ लोगों से डाटा कलेक्ट करते हैं। आप कैमरे भी, ऑन कैमरे भी, जिस जैसा सिचुएशन वहाँ बनता है उस तरीके से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद ग्राम प्रधान से हम बात करते हैं और पूरी जानकारी गांव की लेते हैं। विकास से लेकर लॉकडाउन तक 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, विकास के एजेंडे में क्या रहा प्रधान के, कितने विकास के कार्य हो चुके हैं 5 साल में, आगे का क्या रोड मैप है अगर जनता दोबारा चुनती है प्रधान को। शुरुआत करेंगे लॉकडाउन से। जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई और प्रवासी मजदूर अपने गांव आए तो उनको रोजगार किस तरह से उपलब्ध कराया गया, राशन कार्ड को लेकर जो दिक्कतें आई क्या प्रधान ने उसे सॉल्व करने की कोशिश की या सॉल्व किया। इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करेंगे जो गांव से जुड़े होते हैं और ज़मीनी स्तर के होते हैं, उनसे गांव की परेशानियां होती हैं, यही सब बात करेंगे। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। तिवारी जी नमस्कार, मैं सुरेश कुमार वर्मा एडवोकेट, प्रधान प्रतिनिधि लिखेचा, पूरे बहुत सुल्तान। आप प्रधान प्रतिनिधि हैं और आपकी पत्नी प्रधान, कामकाज आप ही देखते हैं। सबसे पहला सवाल, लॉकडाउन की शुरुआत हुई, प्रवासी मजदूर गाँव आए, उनको रोजगार किस तरीके से उपलब्ध कराया गया और सरकार की तरफ से दिशा निर्देश क्या था? देखिए, जो लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर आए थे वो मेरे पूरी पंचायत में करीब 250 के आसपास रहे होंगे और उनके लिए राशन की व्यवस्था पर हेड 5 किलो, अस्थायी राशन कार्ड भी उनको जारी किया गया, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई, स्कूल और पंचायत भवन उनके रुकने की व्यवस्था की गई, होम क्वारंटीन कराया गया उनको 14 दिन के लिए। जी 14 दिन के लिए। उसके बाद तो नियम बदल गए। जी, उसके बाद बदल गए थे और जो आए उनको ब्लॉक के थ्रू, जिले के थ्रू संपर्क करके राशन किट दिलाई गई। 1000 रुपये ऑलरेडी उनके खाते में भेजे गए। इसके अलावा हमारे यहाँ मोस्टली जो लेबर पंजीकृत थे लेबर विभाग में, श्रम विभाग में, उनके थ्रू भी 1000 रुपये उनको लॉकडाउन में भुगतान कराया गया। वो सरकार अकाउंट में डायरेक्ट दिया गया क्योंकि श्रम विभाग के यहाँ उनका अकाउंट नंबर पहले से अटैच होता है। नहीं, श्रम विभाग में जैसे अटैच नहीं था, वो नंबर ऑलरेडी हमने यहाँ से लिया, उनका पंजीयन था, मैंने वहाँ फीड कराया दोबारा। ये लॉकडाउन की व्यवस्था रही। लॉकडाउन में राशन कार्ड को लेकर बड़ी दिक्कतें आई थी उस समय, क्या था, कैसे मैनेज हुआ, कैसे उनके लोगों का इंतजाम हुआ? देखिए, ऐसा है, कुछ ब्लॉक के थ्रू मांगा गया था तो टेम्पोररी राशन कार्ड उनके लिए जारी किया गया था और उस टेम्पोररी राशन कार्ड में 5 किलो पर हेड ऑलरेडी सरकार की व्यवस्था थी। जिनके पास किसी भी राशन कार्ड में जिनका कहीं नाम नहीं था उनके लिए विकल्प था, उनको सबको मिला हुआ है। क्या ये जो राशन कार्ड जारी हुआ था ये सिर्फ लॉकडाउन के लिए था कि लॉकडाउन के बगल अगर प्रवासी मजदूर यहाँ रहते हैं तब भी उनको उसी राशन कार्ड पर मिलेगा? ये टेम्पोररी राशन कार्ड आपका जो है केवल लॉकडाउन के लिए था। लॉकडाउन के बाद वो राशन कार्ड नहीं चल रहा। अगर लॉकडाउन के बाद वो रहते हैं यहाँ तो कैसे उनको दोबारा? उनके लिए सप्लाई इंस्पेक्टर से मिलकर नए राशन कार्ड जारी करने के लिए दिया गया है। जो प्रक्रिया पहले होती थी वही प्रक्रिया के तहत दिया गया है, जिसमें से करीब 51 राशन कार्ड पेंडिंग है बनने के लिए, 20-25 फीड हो गए, डिजिटल सिग्नेचर बाकी है। गांव को सेंट्रलाइज कितनी बार कराया गया था? तकरीबन 7 बार। गांव के कुछ लोगों से हमने बात किया तो उन्होंने कहा 2-3-4 बार मर्तबा कराया गया और कहते हैं सिर्फ खाना पूर्ति की गई, इस तरीके का आरोप उन्होंने लगाया था। देखिए, ऐसा है, सरकार के द्वारा हम लोगों को गांव में सेंट्रलाइज करने के लिए अथवा और विकल्प, चाहे मास्क हो चाहे जो हो, वो सब करने के लिए केवल 5000 रुपये की अनुमति थी खर्च करने का। लेकिन मैंने अपने व्यक्तिगत स्रोतों से ये 5000 किस मद से खर्चा करने की अनुमति थी? 14वां राज्य, 14वें वित्त से खर्च करने की अनुमति थी 5000 रुपये। लेकिन फिर भी मेरे द्वारा प्रत्येक नागरिक को पर हेड मैंने जो है मास्क का वितरण किया, वो मैं अपने स्रोतों से किया था और 7 बार जो है सार्वजनिक प्लेसों पर हमने जो है सरकार ने घोषणा की, अखबारों में इश्तिहार जारी हुआ कि हर ग्राम पंचायत को 10,000 रुपये दिए गए थे।
क्या वो 10,000 नहीं प्राप्त हुई? जी नहीं, कोई अलग से फंड नहीं आया था। जो हमारे पास फंड अवेलेबल था उसमें से 5,000 रुपये खर्च करने की बात है। लेकिन सरकार ने तो कहा कि जो आशा बहू और आपका अकाउंट होता है उसमें मैंने 10,000 भेजा, उस अकाउंट में आपको प्राप्त हुआ था? उसमें 2-4 हजार रुपए आए थे जिसको निकाल के आशा बहू ने अपने हिसाब से उसमें जनहित में कार्य। 10,000 नहीं आया? नहीं, 10,000 नहीं। 10,000 की रकम सरकार ने नहीं भेजी? नहीं। चलिए आगे। कोई 2 उपलब्धियां बताइए जो पिछले कार्यकाल के प्रभाव न कराए हैं और आपने पुरजोर तरीके से कराया हो और वरीयता भी दी हो। देखिए, ये मेरा दूसरा कार्यकाल है और इसके पहले कई विवादित मार्ग ऐसे थे जो किसी प्रधान ने टच नहीं किया था। उन विवादित मार्गों को मैंने समझौता से बातचीत करके हल निकाला और सबका आपसी सहमति के आधार पर सबका निराकरण करा दिया गया है। और बात की बहुलता मेरे रहते हुए गांव में नहीं बढ़ी है। आपसी सामंजस्य के अनुसार मैंने उसको हल करने का प्रयास किया है। विवाद नहीं हुआ? नहीं, ज्यादा विवाद कोई नहीं हुआ हमारे यहाँ। इधर अगर अगले 5 साल के लिए जनता आपको दोबारा चुनती है जी, तो क्या रोड मैप रहेगा? किस कार्य को वरीयता दी जाएगी आपके द्वारा? जी देखिए, मेरे द्वारा अभी भी डिमांड किया गया, आगे भी किया जाएगा। मेरे गांव में मुर्दगाह नहीं है और बरसात में किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनको दियरा घाट तक जाना पड़ता है क्योंकि इधर अगल बगल जलभराव हो जाता है। तो हमारे गांव में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो शमशान स्थल की है, उसके निर्माण के लिए है। मेरी फाइल वहाँ पड़ी हुई है, फिलहाल अभी हम सफल नहीं हो पाए हैं। तो प्रयास मेरा यही रहेगा कि इस बार किसी भी हालत में शमशान स्थल का निर्माण अंत्येष्टि स्थल का गांव में कर दिया जाए जिससे बरसात में किसी को कोई दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ ग्राम सभा लखेचा के प्रधान जी जो पूरे भारत विकास में